नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी हैं और उनसे बातचीत करेंगे इस वक्त जो हरियाणा में जो हालात बने हुए हैं। एमपी साहब, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से अगर हम बात करें, हरियाणा की बात करें या प्रदेश की बात करें, इस वक्त एक ही आवाज गूंज रही है कि चुनाव आयोग में धांधली हो रही है, चुनाव आयोग चोर है। देखिए, आज का अखबार शायद आपने पढ़ा होगा। आज के तमाम न्यूज़पेपर्स में चुनाव आयोग की तरफ से ही स्टेटमेंट है। उसमें क्लियरली ये लिखा हुआ है कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एसआईआर जिसकी आप बात कर रहे हैं वो जनता के हित में है। 11 पॉइंट्स, पहले बहुत 7 पॉइंट होते थे, 11 पॉइंट दे दिए कि अगर जिसके पास जिन 11 में से कोई भी एक आइडेंटिटी है वो मतदाता सूची में रजिस्टर्ड हो सकता है। अगर उन 11 पॉइंट पर भी कोई खरा नहीं उतरता है, फिर वो कैसे ये क्लेम करेगा कि मैं भारत का नागरिक हूं, मैं भारत का मतदाता हूं। पहले तो कांग्रेस के समय में तो कुल 7 पॉइंट थे, चुनाव आयोग ने तो बढ़ा के 11 कर दिए। और अगर फिर 11 में भी वो अपने आप को सिद्ध नहीं कर पाएगा तो फिर वो भारत का नागरिक कहां पर है। तो ऐसे मतदाता जो फेक हैं वो तो कटने चाहिए, तो लोकतंत्र के हित में है ये। अगर कोई इस बात के ऊपर चिल्लाता है तो इसका मतलब चोर वो खुद है। वो चोरी करते थे, लोकतंत्र की चोरी करते थे। अब जनता ने, जो सही मतदाता हैं, उन्होंने मैंडेट दिया कुछ, और जो गलत मतदाताओं के कारण मैंडेट आगे आ गया कुछ। तो जो देश में सही मैंडेट आगे जाना चाहिए था, जो सही मतदाताओं का एक निर्णय देश के सामने आना चाहिए था, वो तो फिर गौण हो गया। उनका क्या फायदा हुआ फिर? तो इसलिए एसआईआर जो ये स्वतंत्र एजेंसी है चुनाव आयोग, इनका अपना फैसला है। जो ये आरोप लगाते हैं कि चुनाव आयोग जो है वो सरकार के इशारे पर काम कर रहा है, तो उनके सामने सीधा सा सवाल है, भाई अगर सरकार के इशारे पर काम करता तो तेलंगाना में भी काम करता, कर्नाटका में भी काम करता, केरला में भी काम करता, हिमाचल प्रदेश में भी काम करता। हरियाणा प्रदेश में 8 से 10 सीटें ऐसी हैं जहां में 1000 वोटों से नीचे या उसके आसपास आ रहे हैं। तो अगर चुनाव आयोग हमारे इशारे पर काम करता है तो 1000 वोट तो मैनेज करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो कर लेते। ये विपक्ष का मिथ्या आरोप है। इनके सामने कोई एजेंडा नहीं है। ये जो वर्षों से धांधली करते आ रहे थे, कहीं रोहिंग्याओं की वोट बनवा दी, कहीं बांग्लादेशियों के बनवा दी, कहीं वैसे फेक वोट बनवा दी, वो सिस्टम अब नहीं चलेगा। देश में धांधलियां नहीं चलेंगी, इसलिए चोर मचाए शोर, ये मामला चल रहा है। एमपी साहब, राहुल गांधी ने हरियाणा को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि करीब 22,500 वोट अगर कांग्रेस पार्टी को मिल जाते तो वो सत्ता में होते, तो यहां पर भी गड़बड़ी हुई है। तो मिल जाती तो हो जाती सत्ता में, जब पब्लिक ने नहीं दी तो हमारा क्या दोष है इसमें? जब पब्लिक ने वोट नहीं दी, हमारे भी तो 8-10 से ऐसे एमएलए हैं तो वो थोड़ी थोड़ी वोटों से हार गए। अब आदमपुर में तो चौधरी भजन लाल का परिवार है, जो कभी चुनाव नहीं हारे थे, वो 1400 वोटों से हार रहे हैं। फिर वहां मैनेज कर लेते हम। तो ये तो बिल्कुल ही मिथ्या आरोप है। राहुल गांधी की बात को कोई गंभीरता से लेता भी नहीं है, और वो गंभीर है भी नहीं, और ना उसमें इतना दिमाग है कि वो लॉजिकल को बात कर सके। वो ठीक है, अपना एक सोनिया का लड़का, राजीव गांधी का लड़का है, और कांग्रेस में विभूति पूजा चलती है, व्यक्ति पूजा चलती है, सिद्धांतों का कोई वहां पर कोई बोलबाला होता नहीं कभी। वहां तो एक व्यक्ति का गुणगान किया जाता है, इंदिरा इज इंडिया, इंदिरा इज इंडिया। अब वो इंदिरा चली गई तो राहुल इज इंडिया। अब राहुल अगर देश को चलाएगा तो देश का बेड़ा ही गर्क हो जाएगा। क्या मैं उसकी बात को कोई देश में गंभीरता से लेता भी नहीं है। और वो जो कुछ भी कहता है वो विदेशों में जाके कहता है कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। भारत का मुसलमान कभी नहीं कहता। 20 करोड़ इस देश में मुसलमान है।
बताइए कहां पर किसी मुसलमान के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हुआ है? पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान यहां पर है हमारे यहाँ, बांग्लादेश से ज्यादा हमारे यहां पर है। उनको कहीं आयुष्मान भारत कार्ड ना बने हो उनको पीएमएवाई में घर ना मिले हों, उनको नल, हर घर में नल से जल की सुविधा जो प्रधानमंत्री की है वो ना मिलती हो, जो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना है, हर घर के ऊपर सोलर लाइट का पैनल लगेगा, वो उनको ना मिलती हो। बताओ कौन सी ऐसी सरकार की सुविधा है जो मुसलमान को नहीं दी जाती हो, औरों को दी जाती हो? ये देश सभी धर्मों का है, सभी समुदायों का है, और प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट ये कहना है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका सम्मान और उसके साथ साथ सबका प्रयास, उसी से देश चलेगा। कांग्रेस ने 11 साल बाद अपना संगठन खड़ा किया है, उन्होंने जिला अध्यक्ष को सूची जारी की, क्या कहेंगे आप? देखिए, आज की अखबार में आपने अच्छी तरह से पढ़ा होगा कि कांग्रेस ने 32 जिला अध्यक्ष बनाए हैं। वो संगठन की दृष्टि से उन्होंने 32 कर लिए होंगे, वैसे हरियाणा में जिले तो 22 हैं, हमने भी कर रखे हैं, 27 किए हैं। संगठन की दृष्टि से हमने भी बढ़ाए हैं। लेकिन उसके पीछे खबरें क्या छन के आ रही है कि हुड्डा के जिला अध्यक्षों का बहुमत है, शैलजा को भी कुछ हक मिल गया है, वीरेंद्र सिंह को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया है, सुरजेवाला का भी एक अध्यक्ष लिया गया है। क्या संगठन है ये तो व्यक्तिवाद है। तो संगठन कुछ नहीं। जो पार्टी आज 1 साल से ऊपर चुनाव का हो गया, अपना विपक्ष का नेता नहीं तय कर पाई है, तो उनका संगठन क्या है? ये कुछ नहीं है। कांग्रेस का युग समाप्त हो चुका है। कांग्रेस मुक्त भारत होने वाला है, जहां कहीं है वहां भी ये मुक्त हो जाएंगे। एमपी साहब, एक हरियाणा में क्राइम को लेकर लगातार बात उठ रही है कि हरियाणा में क्राइम लगातार बढ़ रहा है। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने हरियाणा पुलिस को खुली छूट दे रखी है, और जब से उन्होंने खुली छूट दी है, पुलिस का मनोबल बढ़ा हुआ है। और रोजाना हम देखते हैं किसी के पैरों में गोली लगती है, किसी के सिर में गोली लगती है, कोई वैसे पकड़ा जाता है। रोजाना क्रिमिनल्स को बिहाइंड द बार्स भेजा जा रहा है, जेल के शिक्षों में पकड़ के, और एनकाउंटर किए जा रहे हैं। बहुत जल्दी ही हरियाणा क्राइम फ्री हो जाएगा, यहाँ पर कोई क्राइम नहीं रहेगा। कांग्रेस के विधायक है जस्सी पेटवार, उनको भी जान से मारने की धमकी मिली है। अब पता नहीं मिली है या नहीं मिली है, ये अनुमानित बात है। उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है पुलिस थाने में। देखो, शिकायत दर्ज करवाई है तो पुलिस जांच करेगी, और अगर उसको धमकी मिली है तो उसकी जांच करके अगर कोई इसके पीछे कोई भी नोटोरियस आदमी होगा, कोई क्रिमिनल आदमी होगा, तो बाकायदा कोई कांग्रेस का विधायक के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा कानून के मामले में। बाकायदा उसको न्याय मिलेगा, और जो भी उसके पीछे मिलेगा उसको बाकायदा उसको सजा मिलेगी। एक आपके बड़े ही सीनियर नेता हैं अनिल विज, लगातार उनकी अनदेखी क्यों हो रही है? अगर बात करें जैसे 15 अगस्त को झंडा फहराने को लेकर, पहले उनका नाम अंबाला से जोड़ा गया, बाद में उनका यमुनानगर में ट्रांसफर किया गया, तो वो लगातार पार्टी से नाराज क्यों चल रहे हैं? भाई, अनिल विज कोई नाराजगी नहीं है उनकी, और न उन्होंने कोई नाराजगी व्यक्त की है। वो तो एक प्रोटोकॉल के हिसाब से, क्योंकि गवर्नर साहब अंबाला में झंडा फहरा रहे थे, तो एक सरकार ने सोच लिया भाई सीनियर मंत्री भी उनके साथ रहेगा तो अच्छा रहेगा गवर्नर के साथ। और जब और लोगों ने इस बात के ऊपर शक शुबह किया कि भाई अनिल विज को इग्नोर किया जा रहा है वगैरह, तो उन लोगों का मुंह बंद करने के लिए पार्टी ने उनको यमुनानगर की जिम्मेवारी दे दी। अनिल विज हमारे सीनियर नेता हैं, सम्मानित नेता हैं, और उनका पूरा पार्टी में सम्मान है, पूरा सरकार में सम्मान है। किसी किस्म का भी गतिरोध भारतीय जनता पार्टी के ना सरकार में है ना पार्टी में है। ये पार्टी एक परिवार की तरह चलती है, और परिवार की तरह ही सरकार चलाती है। एमपी साहब, आप लगातार अपनी सरकार के खिलाफ भी लगातार बोलते रहे हैं, कई आपके ऐसे बयान जो सामने आए हैं, आपने घोटाले की बात हो या और भी तमाम मुद्दे हैं, तो क्या सरकार आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लेती है? मैंने तो कभी सरकार के खिलाफ कभी कुछ बोला ही नहीं है। आपने ये भी कहा था कि मनोहर लाल जी के टाइम में पैसे आए थे महम सौंदर्यीकरण को लेकर, उसमें घोटाला हुआ है। सरकार के खिलाफ थोड़ा बोला है मैंने किसी व्यक्ति विशेष से, जो उस समय चेयरमैन के पद के ऊपर बैठा हुआ था, तो अगर कोई व्यक्ति विशेष कोई घोटाला कर दे, तो भिवानी में भी हमारी सरकार ने मुकदमे दर्ज करवाए हैं, और भी पलवल में भी करवाए हैं, और भी कई जगह कहा म्यूनिसिपैलिटीज में अगर कोई ऐसी एनोमली हो गई, सरकार के पैसे का दुरुपयोग हो गया, सही जगह खर्च नहीं हुआ, तो उसका सरकार ने संज्ञान लिया है।
तो उसमें सरकार के खिलाफ कोई बात नहीं है। मैं सरकार के अंदर खुद हूं, एक अपर हाउस का मेंबर हूं, मैं कैसे सरकार के खिलाफ बोल सकता हूं? मैं पूरा सम्मान माननीय नायब सिंह सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री का करता हूं, पूरा सम्मान मेरी पार्टी के संगठन का करता हूं, पूरा सम्मान देश के प्रधानमंत्री का करता हूं, पूरा सम्मान राष्ट्रीय संगठन का करता हूं। रही बात अगर कोई व्यक्ति विशेष सरकार के पैसे का दुरुपयोग करता है तो हम जनप्रतिनिधि हैं और वो सरकार के संज्ञान तक लाने का हमारा उत्तरदायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है। अब हमारे सामने अगर कोई गलत काम होता हो, सरकार का पैसा सही प्रयोग ना होता हो, तो हम आंख मीच के अगर बंद कर दें तो हम भी कहीं ना कहीं उसमें शामिल हो जाते हैं। तो वो बात तो मैं हमेशा उठाता रहा हूं और बाकी मेरी सरकार के प्रति मेरी क्रेडिबिलिटी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। पूरा सम्मान हम मुख्यमंत्री जी का भी, पूरे संगठन का भी और पूरे राष्ट्रीय संगठन का भी, राष्ट्रीय सरकार का भी करते हैं। एमपी साहब दिग्विजय चौटाला ने कहा है कि नायब सैनी अब तक के सबसे कमजोर सीएम है, डम्मी सीएम है वो। बात यह है, नायब सैनी जी जेंटल आदमी है, हर आदमी की बात सुनते हैं, उसके ऊपर फॉलो अप एक्शन लेते हैं, सबसे प्यार से बात करते हैं। अब जो आदमी जिनकी सरकार में जेलों में बैठ के और फिरौतियों के रैकेट चलाए गए, वहाँ उनको संरक्षण दिया गया, एसी लगा के उनको बैठाया गया और पूरी तरह से भ्रष्टाचार का और आतंकवाद का और नेपोटिज्म का, भाई भतीजे का और परिवारवाद का जहां बोलबाला रहा है, उन आदमियों को नायब सिंह सैनी जी के व्यक्तित्व के ऊपर उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं है, ना उनको कोई गंभीरता से लेता है। नायब सिंह सैनी जी हरियाणा में मैं तो ये कहूँगा कि अब तक के सबसे जेंटल, सबसे शरीफ और सबसे जनता के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। एमपी साहब, आप कई पार्टियों में रह चुके हैं, आपने कई जगह से चुनाव भी लड़े हैं, तो अगर देखा जाए तो अब तक आप सबसे पावरफुल सीएम कहें या लोकप्रिय सीएम किसे मानते हैं? देखिए, बात यह है, अपनी अपनी जगह हर आदमी ने अच्छा काम करने की कोशिश की है, लेकिन जहां तक हरियाणा के डेवलपमेंट का मामला है उसमें चौधरी बंसीलाल ने सबसे ज्यादा प्रयास किए हैं। हरियाणा में जो पिछला एक सड़ा गला सिस्टम था, उस सिस्टम को बदलने के लिए, व्यवस्था को बदलने के लिए सबसे ज्यादा प्रयास किए हैं तो मनोहर लाल जी ने किए हैं। और अब बंसीलाल जी की तरह विकास और मनोहर लाल जी की तरह ट्रांसपेरेंसी, और जैसे आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी ने जो कहा था कि हम शपथ लेते ही 25,000 नौजवानों को नौकरी देंगे, ऐसे ऐसे घर जिन्होंने कभी बीजेपी की वोट नहीं दी, जिनके घर में कोई बीजेपी का समर्थक नहीं, उनके घरों में भी नियुक्ति पत्र गए हैं। तो पूरी एक बेहतरीन जो प्रणाली होती है उस तरीके से अब नायब सिंह सैनी जी सरकार चला रहे हैं। एक सतपाल मलिक जी को एक राजनीतिक सम्मान जो है वो नहीं मिला है, तो इस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार बीजेपी से ऐसी क्या बेरुखी हुई कि उन्हें जो है मरने के बाद भी राजनीतिक सम्मान नहीं मिला? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो सम्मान देने में कोई कमी छोड़ी नहीं। जम्मू कश्मीर जैसे एक बहुत ही, जिसको कह सकते हैं कि उन दिनों में नाजुक हालत थी, तो धारा 370 टूटने के बाद जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ी शांति है, सिवाय एक पहलगाम में यह घटना हुई है, वरना सबसे ज्यादा पर्यटक पिछले 2-3 साल में गए हैं। और आज सीधी श्रीनगर तक हमारी ट्रेन चली गई है और वहाँ पर विश्वविद्यालयों का गठन हो गया है, एम्स वहाँ पर बन गए और पूरा जम्मू कश्मीर आज खुशहाल है, शांत है। कहीं कोई पत्थरबाजी किसी सैनिक के ऊपर नहीं होती है, किसी पर्यटक के ऊपर नहीं होती है। एक पहलगांव घटना घटी है, इसका पूरा प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा था वो बदला ले लिया है। वहाँ का राज्यपाल सतपाल मलिक को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। मेघालय का राज्यपाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन्होंने बनाया। गोवा का राज्यपाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको बनाया, जबकि भारतीय जनता पार्टी की मूल विचारधारा से उनका कोई लेना देना नहीं था। वो चौधरी चरण सिंह के सहयोगी रहे, लोकदल के रहे, फिर भी एक किसान नेता या एक एग्रीकल्चरिस्ट परिवार को एक सम्मान देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको अच्छे अच्छे पदों से सुशोभित किया है। उसके बाद आप सब ने देखा है
कि वो गवर्नर के पद के ऊपर रहते हुए भी और पद से हटने के बाद भी जिस तरह से सरकार के खिलाफ बोलते रहे हैं, जिस सरकार ने उनको इतने बड़े बड़े पदों पर भेजा, अब उनका स्वयं का ही आचरण देखिए कि अब वो हमारे बीच में नहीं है। मैं उनके ऊपर कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करूंगा। ठीक, मैं मानता हूं कि अच्छे वो विधायक भी रहे उत्तर प्रदेश में। चौधरी चरण सिंह के सहयोगी के रूप में मेरी कई बार उनसे मुलाकात भी हुई है और चिंतनशील व्यक्ति थे, लेकिन उनको इस तरह से लाइन से भटकना नहीं चाहिए था जिस तरह से वो भटके। और जिस सरकार ने, जिस पार्टी ने उनको इतना सम्मान दिया, उसके खिलाफ उनकी जिस तरह से बयानबाजी आई वो स्वागत के योग्य नहीं थी। तो ये कई बातें ऐसी हैं जो एक दिल में घर करती हैं, तो फिर वो सम्मान का भी उसी हिसाब से फैसला होता है। एमपी साहब, एक आपको लेकर कोई आपको बड़बोला कहता है तो कई लोग आप पर सवाल भी उठाते हैं। जिस तरीके से आपके बयान आए हैं किसान आंदोलन को लेकर, या फिर आपके जो आपने संसद में जो बयान दिया है, तो कई बयान है जिससे काफी लोग असहज हो जाते हैं। वजह क्या है इसकी? नहीं, कौन से बयान का आप चर्चा करेंगे? अगर बात करें किसान आंदोलन के ऊपर, कहा कि किसान आंदोलन की वजह से हरियाणा नशा आया, 700 लड़कियां जो गायब हुई, आपने एक नर्स का उदाहरण दिया था संसद में, तो कई बयान है आपके। उन्हें देखिए, ये तो हरियाणा, खास तौर पर पुराना रोहतक जिला, जिसमें झज्जर भी आ गया, सोनीपत भी आ गया और प्रॉपर रोहतक भी आ गया, इनमें एक ह्यूमरस प्रवृत्ति है कि हर बात के साथ मजाक कर दिया जाता है। लेकिन आज सोशल मीडिया का ज़माना ऐसा आ गया कि वो बात का बतंगड़ बना देते हैं। छोटी सी बात जो हंसने की होती है उस पर भी रोने लग जाते हैं। तो ये कोई बात नहीं थी। हरियाणा में अगर कहीं ऐसी रागनी सुनोगे तो उसके ऊपर पता नहीं क्या बतंगड़ हो जाएगा। लेकिन उन रागनियों में किसी के ड्रेस पर, किसी की जाति पर भी इस तरह से भोलेपन की टिप्पणियां और कर दी जाती हैं। ये हरियाणा की कल्चर का एक हिस्सा है। हम भी देहात में पैदा हुए, उस देहाती कल्चर में पले पड़े, तो थोड़ा बहुत दिमाग में वो बात का लहजा रहता है। और बाकी हम तो हर महिला का सम्मान करते हैं, हर बहन बेटी का सम्मान करते हैं। हमारे दिल में कभी दुर्भाव रहा नहीं, कभी नज़रों से, कभी गलत नज़रों से किसी को ज़िंदगी में देखा नहीं। अब अगर कोई छोटी मोटी चुटकुले की, मजाक की बात है, बात तो हंसने की है, लेकिन लोग रोने लग जाते हैं, तो मेरा उनके पास क्या इलाज है, मेरे पास उनका। एमपी साहब, क्या 2029 का चुनाव आप लड़ेंगे? देखिए, बात यह है, हम पार्टी के सिपाही हैं और पार्टी का जैसा आदेश होगा उसी के ऊपर हम चलेंगे। पार्टी जो ड्यूटी लगाएगी, मैं 2014 में सारी टिकटें बंट चुकी थी, घर पर बैठा था और पार्टी ने दिल्ली बुला के किसी की टिकट काट के मुझे टिकट दे दिया। इतना बड़ा सम्मान आज तक किसी को मिला नहीं कि विधायक दल पूरे पार्लियामेंट्री बोर्ड के डिसीजन को ही चेंज करके किसी की वापस टिकट करके, निर्णय को वापस करके मुझे दिया हो। तो चाहे मैं चुनाव ना जीत पाया, लेकिन इतना बड़ा सम्मान बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद हरियाणा सरकार में हारने के बाद 4 साल मनोहर लाल जी की सरकार में चेयरमैन रहा। 2019 में मेरी जबरदस्त तैयारी थी गोहाना से। एक एक बच्चा ये आवाज लगा रहा था कि जांगड़ा जी ने सिर्फ टिकट लेनी है, बाकी वो 1 लाख से करीब वोटों से चुनाव जीतेंगे, हरियाणा में हाईएस्ट विजय उनकी होगी। फिर भी पार्टी ने कोई टिकट नहीं दी। अब बदल दी तो मैंने कोई उसमें रिजेंटमेंट नहीं किया, एक गलत बयान नहीं दिया। मैंने कहा ठीक है, जो पार्टी का फैसला ठीक है, स्वागत योग्य है, हम उसका सम्मान करते हैं। मैंने पूरे हरियाणा प्रदेश में चुनाव प्रचार किया। मैं कभी दिल्ली तक, कभी राज्यसभा की सीट मांगने नहीं गया, किसी के पास अप्रोच नहीं करवाई। घर बैठे आधी रात को मनोहर लाल जी का फोन आ गया 2020 में कि आपको राज्यसभा के लिए चुनाव में पार्टी की तरफ से कैंडिडेट के रूप में सिलेक्ट कर लिया गया है, तो मोस्ट वेलकम। अब मैं पार्टी का अपर हाउस का मेंबर हूँ, 5.25 साल से ऊपर मुझे हो चुके हैं। अप्रैल 2026 तक मैं हूँ। आगे जो पार्टी फैसला करेगी वही हमारे सिर माथे है। हम तो पार्टी के अनुशासित सिपाही। क्या आप मुहिम से तैयारी कर रहे हैं? आप, मैंने जैसा बताया आपको, मैंने गोहाना से भी चुनाव लड़ा है, महम से भी चुनाव लड़ा है, मैंने सफेदों से भी चुनाव लड़ा है, मैंने करनाल से एमपी का भी चुनाव लड़ा है। और मैं कभी तैयारी कहीं की नहीं करता। मुझे पार्टी जो आदेश देगी उसी के ऊपर मैं चलता हूँ। मैं पूरे प्रदेश में अपना संगठन बना के रखता हूँ। जहाँ भी गरीब आदमी के ऊपर कोई एट्रोसिटी होती है,
मैं ये नहीं देखता ये मेरे हल्के का बाहर का है, महम के बाहर का है। मैं वहीं पर जाके तत्परता से उस आदमी की मदद करता हूँ, उसकी दिक्कत को हल करता हूँ। इसलिए मैं अपने आप को पूरे प्रदेश का मानता हूँ, और केवल प्रदेश का नहीं। आज सांसद के नाते अगर आपको वैसे उदाहरण दे दूंगा मैं, मेरे पास उत्तर प्रदेश से भी, बिहार से भी लोग समस्या लेके आ जाते हैं। ओबीसी के लोग, उनको पता है यही एक आदमी हमारी बात सुन लेगा, और मैं बाकायदा वहां की सरकार से, वहां के अधिकारियों से बात करके उन आदमियों को न्याय दिलवाता हूं, चाहे वो बिहार का है, चाहे उत्तर प्रदेश का है, चाहे उत्तराखंड का, कहीं का भी है। मेरा कहने का मतलब ये है, मैं अपर हाउस का मेंबर होने के नाते पूरे देश के गरीब लोगों के मदद के लिए आधी रात को भी मेरे दरवाजे खुले रहते हैं। तो इसलिए मेरा कोई मुहिम से तैयारी करने का और का वो इरादा नहीं है। पार्टी जहां से जो आदेश देगी, जैसे करेगी वही होगा। तो सुना दोस्तों आपने, जो राज्यसभा सांसद है रामचंद्र जांगड़ा जी ने साफ तौर से यही कहना है कि 2029 में पार्टी जो भी आदेश करेगी वो उस पर खरा उतरेंगे। एमपी साहब, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।